अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। प्राइम मिनिस्टर ने मियांवाली में फिर ये कहा कि वो एनआरओ नहीं देंगे किसी को, और ये कि करप्ट अनासर के पीछे जो उनकी मुहिम चल रही है उस मुहिम को वो चलाते रहेंगे। ये बयानिया बहुत से लोगों के नज़दीक अब पुराना हो गया, इसलिए कि ना तो करप्शन के केसेस का कोई नतीजा निकल पा रहा है और ना ही ये कि कोई पैसा धेला अभी तक वापस आया बाहर से। इसके नतीजे में जो बयानिया अपोजिशन का है कि महंगाई बहुत है और उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, हुकूमत के मुखालफिन जो हैं अपोजिशन पार्टीज़ मिल के चला रही हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। ऐसे में हुकूमत को क्या करना चाहिए, और ये बात भी कि क्या ये बयानिया वाकई पुराना हो चुका है, इस सारों की बात करेंगे हम। इम्तियाज़ गुल सीनियर तहरीरकार हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कल मियांवाली में जो तकरीर की उसमें उन्होंने इस बात का इआदा किया एक बार फिर कि किसी भी सूरत में एनआरओ नहीं दिया जाएगा, और ये कि वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जहाँ पे करप्ट लोगों का ताल्लुक है। आपके ख्याल में ये बयानिया कुछ पिटता नहीं जा रहा? मतलब बार बार 3.5 साल से अवाम इसी को सुन रहे हैं और इस पर पेशरफ्त होती कुछ नहीं है। एक धेला अभी तक हम जो नैब के ज़रिए से पता नहीं चला सके कि वो कहाँ है, किधर है। ना जरदारी साहब का पता चलता है, ना शहबाज शरीफ का, ना नवाज शरीफ का, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जोर इसी पे दिए जा रहे हैं। तो ये बयानिया आपके ख्याल में अब पुराना नहीं हो गया, कुछ और करना चाहिए? जी बिलाशुबा बयानिया पुराना है, लेकिन मसला मैं समझता हूँ अभी तक बहुत करंट है। उसके लिए वजीर आजम को एक बहुत तकड़ी टीम चाहिए थी, वो टीम उनको मिल नहीं सकी है। नैब खुद करप्शन का एक गढ़ बन गया हमारे ख्याल में, और उसने जो केसेस भी बनाए, अब देखें ना, जो इदारा सिर्फ अखबारी रिपोर्टों की बुनियाद पे केस अगर बनाता हो तो वो अदालत में क्या खाक उसको साबित कर पाएंगे। और यही हुआ है बहुत सारे केसेस में कि अक्सर नवाज शरीफ के साथियों को इन्होंने चालान बनाए, इंडाइटमेंट्स की, लेकिन उसमें साबित कुछ नहीं हुआ। चाहे उनके वो फवाद हसन फवाद थे या चीमा थे या फिर उनके चीदा सियासतदान थे। तो उसमें एक हकीकत तो है कि यहाँ हमारा निज़ाम काफ़ी कंप्रोमाइज है। जो भी हुकूमत आती है वो उस निज़ाम को इस्तेमाल करती है अपनी मनफत के लिए, अपने साथियों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयानिया इख्तियार किया, उसके लिए स्ट्रैटेजी कोई नहीं थी। उसके लिए ये चूंकि अदालतों में जब केस जाते हैं तो वो टेक्निकलिटीज की नजर हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में बल्कि किसी एक जज, मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा भी अटॉर्नी जनरल को भी और उनके जो वकील सफाई थे कि आप लीगैलिटीज में ना जाएं, हमें साफ साफ बात बताएं। तो बदकिस्मती से बयानिया पुराना है, हमारे मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, वो पुराने नहीं है, बिल्कुल करंट हैं। उसके लिए तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए था। अच्छा, अब तरीक़ेकार मुख्तलिफ होना चाहिए था, लेकिन ये है कि जब आम आदमी से हम बात करते हैं, मेरी अपनी गुफ्तगू भी हुई कई दफ़ा पीटीआई के सपोर्टर से भी, जो पहले सपोर्टर हुआ करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो थक गए अब इस बात से, अब कोई और बात हो। तो वो नई बात आपके ख्याल में अब 1.5 बरस रह गया है, अब मौका नहीं आ गया कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनाएं, कोई नए तरीके से देखें? क्योंकि उनके मुखालिफ जो बयानिया है, जो अपोजिशन लेके चल रही है, वो बुनियादी तौर पे महंगाई के ऊपर है और वो पॉपुलर भी हो रहा है। जी बिलाशुबा महंगाई तो देखें किसी भी मुल्क में हो, अवाम में बेचैनी का सबब बनती है, और आपके अपने जो सर्कल्स हैं उसमें भी मायूसी को भी वो जन्म देती है। और यही हाल इस वक्त है कि बहुत सारे पीटीआई के लोग, बड़े जो धड़ल्ले से पीटीआई के इमरान खान के हामी थे, उनमें से भी कई लोग अब थोड़े से डिफेंसिव पे वो चले गए हैं, महज इस वजह से कि जो मैकेनिज्म्स हैं हुकूमत के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे महंगाई को। अगरचे उसके बहुत सारे असबाब हैं, और जो महंगाई कंट्रोल करने वाली या मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो सोच है वो बहुत पुरानी है, 19वीं सदी की सोच है। या तो सोशलिज्म के तहत आप कंट्रोल कर सकते थे, या फिर इवन जो कैपिटलिज्म, जो सरमायादाराना निज़ाम है, जिसका हम भी एक कोई हौच पौच हैं, मालूम नहीं कि हमारा सोशलिस्ट निज़ाम है या कैपिटलिस्ट है, लेकिन इसमें भी हमने बरतानवी दौर का एक प्राइस कमिटीज का और डिप्टी कमिश्नर के जरिए प्राइस कमिटीज
कायम करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा था। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई यानी तलब और रसद में फर्क बढ़ता है तो वहां पे महंगाई भी बढ़ जाती है। उसके लिए मंसूबाबंदी नहीं हो सकी है गुज़िश्ता 3-3.5 वर्षों में, और उसका बिलाशुबा जो क्रेडिट है वो मौजूदा हुकूमत ही को जाता है कि जब नारे लगा रहे थे एहतसाब के, महंगाई ना होने के और IMF के पास ना जाने के, तो उस वक्त इनको एहसास ही नहीं था कि हमारे यहाँ गवर्नेंस, चाहे वो फाइनेंशियल गवर्नेंस है, चाहे हमारी आम लोगों के मसाइल को हल करने वाली गवर्नेंस है, वो बहुत पेचीदा हो चुकी है। और उसमें चूंकि शराकतदार बहुत सारे हैं, वो PTI के लोग भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, PPP, PMLN सब उसमें शामिल हैं, और चूंकि वक्तन फवक्तन सबकी हुकूमतें रही हैं, उस वजह से मसाइल का मदावा और इस्लाहात पर अमल दरामद बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस्लाहात जो थोड़ी बहुत हो रही हैं उसके शायद नतीजा 4-5 वर्षों में आए, लेकिन जिस अंदाज में जो तवक्कुआत पैदा की थी खुद इमरान खान ने, उसके मुताबिक वो आगे कदम नहीं बढ़ा सके हैं। अब आपने जैसे बात ये की तो एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इतने मासूम थे कि उनको पता ही नहीं था? उन्होंने बारहा इस बात का कहा भी कि मुझे तो पता ही नहीं था गवर्नमेंट में आने से पहले कि क्या क्या मसाइल होंगे। तो वो इतने मासूम थे, वो उनको नहीं पता चला, या मतलब गवर्नमेंट की आप समझें कि इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा है इस मामले को बिगाड़ने में? उसमें वो मासूम भी थे, मासूम नहीं, भोले थे बहुत। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनको उनके मुशीर, उनको भी आइडिया नहीं था। हालांकि काफी सारे लोग गुज़िश्ता हुकूमतों में भी रह चुके थे, पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे थे, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, तो उनको तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा अंदाजा था कि पाकिस्तान एक मसाइलिस्तान है, और उसमें बुनियादी तौर पे आप जब तक बाबूशाही, अफसरशाही जो है उससे हट के सोचेंगे नहीं, वाकईतन जो एक्सपर्ट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि उस वक्त तक तरक्की नहीं होगी। इसलिए कि जो बाबू है, हमारा ब्यूरोक्रेट है, वो आज भी 19वीं सदी का जो गवर्नेंस का तरीका था उसके मुताबिक चलता है। उसकी सोच आज भी 19वीं सदी के अफसर की है। हमारे आज के मसाइल बहुत गंभीर हो चुके हैं। 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, जिसमें मनसूबाबंदी के फॉरवर्ड मनसूबाबंदी यानी पेशगी मनसूबाबंदी के मैकेनिज्म जो थे हुकूमत के अंदर थे, वो नाकाम हो गए हैं या वो मौजूद ही नहीं है। जो मसलन ऐसे ऑयल एंड गैस के हवाले से बाकायदा कमेटियां मौजूद हुआ करती थी 2007-8 तक, वो खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि 2015 में भी पेट्रोल का बहरान आया, फिर 2018-19 में भी आया है, और अभी भी हम गैस के बहरान से चल रहे हैं। वो इस वजह से कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, वो उन्होंने जरदारी साहब के वक्त उन्होंने खत्म कर दी, जिसके बाद आपको जो फॉरवर्ड प्लानिंग का एक होता है कि आपने मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को, उसके मुताबिक आप फिर तलब और रसद के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी कर, वो एलिमेंट खत्म हो गया है। चाहे वो आपका प्लानिंग कमीशन है, चाहे वो ऑयल एंड गैस है, चाहे हमारे अशाए खुराक है। अशाए खुराक का एक और मसला फिर ये भी है कि 18वीं तरमीम के तहत चूंकि ये ज़राअत का शोबा जो है वो सूबों के पास चला गया था, अब कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पा रही है मरकज और सूबों के दरमियान, जिसके बायस वक्त के बर वक्त या वक्त से जरा सा पहले आप अंदाजे लगा के अपनी खुराक की दरामद या बरामद का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सी चीज़ों की तरफ निशानदेही की है। अब ऐसे में ये देखिए कि हमारा बिगाड़ पैदा हुआ है, अमेरिका हमसे खुश नहीं है, चाइना के बारे में ख़बरें आती हैं, उन्होंने अगरचे ये समिट के हवाले से बयान तो दिया कि पाकिस्तान ने भाई वाला रोल अदा किया है जो पाकिस्तान ने समिट में शिरकत नहीं की, लेकिन CPEC के हवाले से वहाँ भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। ऐसे में ले दे के हमारा सारा इन्हिसार IMF के ऊपर है, और अगर अमेरिका भी नाराज़ होता है तो IMF की जो नाराज़ी है वो भी सामने आ जाएगी। अब बहुत से इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हर सूरत में, आपसे भी बात हुई, आपने भी पिछली बार अपने जिक्र किया था कि अपने ब्रॉड करना चाहिए बेस को, टैक्स के निज़ाम को, अपनी कलेक्शन बेहतर करनी चाहिए। ये बेहतर नहीं होगी तो बहुत ख़राबी की पैदा होगी बात होगी। अब इस मामले में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, कोई फॉरवर्ड प्लानिंग तो क्या, कोई मतलब इस वक्त जो चलाऊ काम है वो भी नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम एक्चुअली हर हुकूमत जो है वो आके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अर्गमाल हो जाती है,
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टेक्नोक्रेट्स की बजाय ब्यूरोक्रेट्स हैं। और ब्यूरोक्रेट की एक सोच ही होती है कि आपके सामने जो बंदा है उससे आप जितना खींच सकते हैं खींच लें, और यानी जो बंदा पहले से 10% टैक्स दे रहा है आप उससे कहते हैं कि आप 15% कर लें। नहीं, उनके पास कोई स्कीम नहीं आती आज तक। पिछले दिनों हमारी यही बात हुई थी तफसील से कि वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर इकरामुल हक, आपके यहाँ लाहौर में रहते हैं। बार बार वो कह चुके हैं कि आप टैक्सों की शरह कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टैक्स नेट में आ सकें, और अगर टैक्स कम होते हैं तो फिर लोग माइल भी हो जाते हैं टैक्स की अदायगी पे। जब टैक्स की शरह आप ज्यादा करते हैं तो लोग भागना शुरू करते हैं, वो रास्ते तलाश करते हैं किस तरह टैक्स को बचाया जाए। तो दुनिया भर में, आप तुर्की की मिसाल अगर ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, खुद जर्मनी की जैसे मुल्क की मिसाल ले लें, बल्कि भारत में भी है कि बहैसियत मजमूई बराह रास्त टैक्सों की शरह को उन्होंने कम किया। उसके नतीजे में आपका टैक्स नेट बढ़ा है, क्योंकि इस वक्त जो टैक्स लोग दे भी रहे हैं मुश्किल से 1% है, वो भी उसकी अक्सरियत भी बहुत मामूली टैक्स देती है। आप उनके घर रहन सहन देखें तो हो सकता है गाड़ी और घड़ी मिला के उनकी मालियत 10 करोड़ रुपए हो, लेकिन टैक्स वो शायद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दे रहे होंगे। तो ये उसकी एक वजह तो है कि उन लोगों की बेईमानी है कि टैक्स छुपाते हैं। दूसरी वजह यह है कि टैक्स चूंकि उसकी शरह बहुत ज्यादा है, लिहाजा उनके लिए आसान होता है कि टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिशियल्स हैं जो इनके पीछे टैक्स के इनवॉइसेस निकालते हैं, उनके साथ मिला के कम से कम पेमेंट करते हैं और जिंदगी मजे से गुजार रहे हैं। इम्तियाजुल साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने अगले सेगमेंट में आपसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सिंध के तमाम शहरों में एक एहतजाज चल रहा है जो पीपल्स पार्टी मुनज़्ज़म कर रही है, और वो एहतजाज वफाकी हुकूमत के खिलाफ है। उसका महवर महंगाई है। लेकिन एक एहतजाज और हमने देखा जो MKM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत सिंध के खिलाफ हुआ, और वो ये था कि बलदियाती इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके एक्ट में तरमीम की गई है, और उस तरमीम के ऊपर तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो गई, और उसमें नून लीग से लेके PTI तक और PTI से लेके ANP तक सभी शामिल हैं। इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में क्या किया जाएगा, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है या ऐसी बात हो सकती है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ बैठ के इस अमेंडमेंट को तब्दील करे और अवामी बेनिफिट का कोई ना कोई काम ऐसा हो जिससे अवाम को सहूलत हो बल्दियाती इलेक्शन के बाद। अभी चलते हैं तैमूर तालपुर की तरफ और यही सवाल उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये फरमाइए, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट से हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है जिसका महवर महंगाई है। एक तो ये बताइए कि इसका क्या फ़ायदा क्या होगा, मतलब क्या प्रेशर पड़ेगा वफाकी हुकूमत के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, बेसिकली मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये सिंध की आवाम और सिंध के लोगों का प्रोटेस्ट है इस वफाकी हुकूमत के साथ। जिस तरह से महंगाई हुई है पाकिस्तान में, सदियों हमें नहीं याद आता कि इतनी बैड गवर्नेंस और इतनी करप्शन और इतनी महंगाई, इन्फ्लेशन हुई हो। तो अवाम की ये डिमांड है, अवाम हमसे ये डिमांड करती है कि हम या तो ये महंगाई कम करें, और अगर हमारे हाथ में नहीं है इसको कम करना तो कम से कम हम अवाम के साथ बैठ के प्रोटेस्ट करें और बताएं कि हम उनके साथ स्टेप बाय स्टेप उनके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में। और ये एहतजाज जो है उसको जितना सीरियसली लेना चाहिए वफाकी हुकूमत को, वो ले नहीं रहे हैं। उनके लिए एक छोटा सा मजाक है, पर वो समझ नहीं रहे कि आज लोगों के साथ, ना कि सिर्फ सिंध पर पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ इस महंगाई ने क्या हशर कर दिया है और क्या उनके हालात हैं। जो लोग आराम से 2 वक्त का खाना खाते थे वो 1 वक्त की रोटी के लिए भी सोचते हैं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कितने शहरों में एहतजाज इस वक्त चल रहा है और कौन कौन से बड़े शहरों में ज्यादा बड़ा एहतजाज हुआ है? ये हमने बनाया है स्केड्यूल हमारा। हम हर शहर के हेडक्वार्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में ये करेंगे। हमने अभी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं मीर प्रखास में, कल परसों में लाड़काना में रखा हुआ है। तो हम जितने भी सिंध के शहर हैं उन सब शहरों में ये इंशाल्लाह ताला एहतजाज करेंगे, और आप देखेंगे कि अवाम कितना तंग आए हुए हैं इन हालात में आजकल। अच्छा तैमूर साहब, ये फरमाइए
कि ये जो अवाम की आपने बात की, क्या दूसरी पार्टियां भी आपके साथ शामिल हैं सिंध की इस एहतजाज में? अब्दुल रऊफ साहब, जो एहतजाज हो रहा है अभी वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडली कर रही है, पर आपको हैरत होगी कि जब ये एहतजाज हो रहे हैं तो इन एहतजाजों में मुख्तलिफ जमातों के लोग खुद आके शामिल हो रहे हैं। हमने किसी को दावत नहीं दी है किसी और पार्टी को एज सच पर्टिकुलरली, पर जब हम बैठते हैं धरनों में तो अलग अलग जमातों के लोग, यहां तक कि पीटीआई जो कि हुक्मरान को जिन लोगों ने वोट दिया वो भी आके इस एहतजाज में हमारे साथ बैठते हैं। और वैसे भी जब बात आती है वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, कोई एक्शन लेने की, कोई जुस्तजू करने की, तो उसमें सारी अपोजिशन यूनाइटेड है। चाहे क्यों ना हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हमारे अलग ख्यालात हो, पर इस चीज में सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ इकट्ठे खड़े हैं अवाम के साथ। अच्छा, अब देखिए एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ कल एमकेएम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिवाय पाक सरजमीन के और मुत्तहिदा कौमी के या एक दो और पार्टियों के, जमात इस्लामी ने उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन मुत्तहिदा तौर पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें नून लीग भी शामिल हुई और पीटीआई भी शामिल हुई, और उन्होंने गिले किए पीटीआई की गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो बल्दियाती एक्ट मंजूर हुआ है उसके खिलाफ। तो आपकी हुकूमत के खिलाफ भी एक एहतजाज मतलब मुनज़्ज़म किया गया है। आप ये समझ नहीं रहे कि ये बाकी पार्टीज बजाय इसके कि आपके साथ यहाँ पे शामिल हो वहाँ शामिल हो रही हैं? देखिए रऊफ साहब, आपने पता नहीं इनके एमक्यूएम के एहतजाज देखे या नहीं देखे हैं। ये लोग खड़े हुए कंटेनर पे तो काफी लोग होते हैं, पर इनका जो खिताब है वो खाली कुर्सियों के साथ होता है, क्योंकि अवाम जो है अब समझ गई है एमक्यूएम का चैप्टर क्लोज हो चुका है। इनकी हर इलेक्शन में आप देखें सीटें माइनस होती जाती हैं, और इस इलेक्शन में ये और भी बड़ी तरह से मार खाएंगे, क्योंकि इनका जो खौफ था उस खौफ से, उस डर से, उन बंदूकों के जोर से और उन गोलियों से इनको वोट मिलते थे, भत्ताखोरी करते थे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये कुछ भी करे उससे मैटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजे की बात यह है कि जो हमने कल असेंबली का इजलास बुलाया था और जो हमने वहां पर करेक्शंस करनी थी, अमेंडमेंट्स करनी थी, वो तो हमने वही अमेंडमेंट्स हैं जो हमें गवर्नर सिंध ने कहा था करने के लिए। तो हम उनके ही कहने पर अमेंडमेंट्स करें और वो हमारे खिलाफ एहतजाज करें। अनपढ़ जाहिल किस्म की अपोजिशन ने समझती नहीं है कि उनका ही कानून हम अमेंडमेंट करके ला रहे हैं, तो उनको जो है वहां पर भी एहतजाज करना होता है। शोर शराबा, गालम गलोच, इस किस्म का तो इनका एटीट्यूड है, एक समझ से बाहर आता है। अच्छा, तो इस एहतजाज को आप समझते हैं कोई मायने नहीं देने चाहिए जो इतनी पार्टीज इकट्ठी हुई? जैसे मैंने कहा कि नून लीग भी उसमें शामिल हुई है, मिफ्ता इस्माइल बैठे हुए थे, अरशद उमर ने भी खिताब किया और एमकेएम के लीडरान भी थे, लेकिन आपके ख्याल में वो एक कमजोर एहतजाज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक तो इनके साथ लोग नहीं है, पहली बात यह। और दूसरी बात, जब इनकी डिमांड्स हमने तकरीबन 70 से 75% पूरी कर दी हैं, इनके कहने पे हमने अमेंडमेंट्स कर दी हैं। इनका एहतजाज है कि हम लोकल काउंसिल्स को कमजोर करें। हमने तो लोकल काउंसिल्स को मजबूत कर दिया है। हमने तो वाटर एंड सूरेज बोर्ड भी जो है लोकल काउंसिल्स को दे दिया है। हमने तो अपना वाटर बोर्ड जो है वो भी लोकल काउंसिल्स को दे दिया। हमने पुलिस के जो है पावर्स वो भी यूसी नाजिम के लेवल पे दे दिए ताकि वो थाने पे चेकआउट कर सकें। हमने काफी नई चीजें ऐड करके दे दी इनको, तो इनका एहतजाज बनता नहीं है। जो समझेगा इनकी बात को तो ऑफकोर्स वो एहतजाज में क्यों बैठेगा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं, अब उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी लोकल बॉडीज को बहुत कमजोर कर दिया गया और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग में बिलीव ही नहीं करती, वो निचली सतह के ऊपर पावर को नहीं देना चाह रही। तो ये इल्जाम आप समझते हैं कि बिल्कुल गलत है? बिल्कुल, देखें ना, जब आप देख रहे हैं कि हमने जो इनकी डिमांड थी उनसे ज्यादा इनको पावर्स दे दी। एज आई टोल्ड यू, पुलिस इज नाउ, लोकल पुलिस के जो एसएचओज हैं उनकी रिपोर्ट यूनियन काउंसिल के उनसे बनेगी, नाजिमों से या चेयरमैन से बनेगी। उसके साथ साथ जब वाटर बोर्ड भी इनको मिल जाता है, जब वाटर बोर्ड के साथ वाटर सूरेज बोर्ड का भी हम इनको निजाम दे रहे हैं, हमने बहुत सी नई जिम्मेदारियां जो इनके पास नहीं थी वो सब इनको डाइवर्ट करके दे दी हैं। तो इस बात पर समझ नहीं आती, एक तो होता है एहतजाज बराए एहतजाज, तो ये एहतजाज बराए एहतजाज है, इसके पीछे कोई मकसद जो है ना आपको समझ आएगा ना हमें समझ आएगा। हाँ, अगर ये और भी कोई, क्योंकि सीएम साहब ने अपनी स्पीच में बड़ा क्लियरली कहा कि इसको हम ज्यादा अमेंड कर सकते हैं, हम और भी चेंजेस डाल सकते हैं, हमारे साथ आए
ऑपोजिशन आके बैठे, हमें अपनी डिमांड्स बताए, बजाय ऐसे कि हुल्लड़बाजी और गालम गलौज करें, उसके कहने पे हम ब्लैकमेल होकर कुछ भी नहीं करेंगे। पर अगर हमारे साथ आके बैठेंगे, हम और बेहतर अमेंडमेंट्स भी लाने को तैयार हैं इनके कहने के ऊपर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो कल एहतजाज हुआ वो बड़ा पुरजोश तो नहीं कहना चाहिए, उससे भी आगे बढ़ के था कि उन्होंने कॉपियां फाड़ के फेंक दी और उसके नतीजे में सीएम साहब ने उनको कहा कि ये अनपढ़ और जाहिल हैं। तो ये ज़रा सख्ती और शिद्दत नहीं आ गई जो कल प्लेटफॉर्म से मुत्तहिदा के वहाँ पे बातचीत हुई, उसमें भी शिद्दत पाई जाती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। इस शिद्दत को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, जबकि आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ बैठे हैं, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप पहला कदम उठाएंगे, उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे ताकि ये शिद्दत ख़त्म हो ज़रा? बिल्कुल रऊफ साहब, जो हमारा सेशन था उस सेशन में बहुत ओपनली मुराद अली शाह साहब ने कहा, खुल के कहा कि अभी और भी अमेंडमेंट्स हम ला सकते हैं, तो हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं। पर अब अफसोस की बात यह है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई ने चुना है, हलीम आदिल शेख, वो एक सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर है। चाइना कटिंग उसकी पूरे सिंध में मशहूर है, बच्चे बच्चे को उसके करतूतों का, कारनामों का पता है। तो वो उसी किस्म का एटीट्यूड वहां पे ले। आपको पता है ये जो असेंबली है, सिंध की असेंबली, ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन मूव की थी। बड़ी अहमियत और इज्जत है, पर उस हाउस के अंदर बैठ के गालम गलोच करना, पेपर कभी स्पीकर के मुंह पे फेंकना, कभी सीएम के ऊपर पेपर फेंकना, ये एटीट्यूड आपने देखा। जब बजट हो रहा था तो ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में सिंध की कि बजट की स्पीच जो है वो भी नहीं कर सका लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इनकी जो ये गलतियां हैं, इमेच्योरिटीज हैं, बदतमीजियां हैं, दे आर कॉस्टिंग द पब्लिक एक्सचेकर अ लॉट ऑफ मनी। इनको अपना तरीकेकार सही करना पड़ेगा और इनको बैठने के लिए हम आज भी वेलकम करके क्या बात करें, पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। थैंक यू तैमूर। आपने जैसे बताया कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ऑपोजिशन साथ बैठ जाए और ये जो अमेंडमेंट हुई है इसमें मिलजुल के कोई ऐसी तब्दीलियां और भी लाई जाएं जो अवामी बेनिफिट के लिए हों। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने अगले सेगमेंट में आपको मिलेंगे। सेगमेंट हमारा है कि कराची में एक ऐसे गिरोह इस वक्त सरगर्म है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि कराची क्राइम का गढ़ बन गया है। ना आदमी घरों में महफूज है और ना स्ट्रीट्स के ऊपर महफूज है। इसकी वजह क्या है, इसकी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा हाजिर है ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है जमात सिद्दीक, मेंबर सिंध असेंबली, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। एक जो गुफ्तगू हुई हमारी तैमूर तालपुर से, उस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो असेंबली में कल बिल पेश हुआ और पास हो गया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसकी इनकी पॉइंट ऑफ व्यू, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और दूसरे ये भी कि खबर ये कि कराची में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन दोनों के ऊपर इनसे बात करेंगे, इनका मौक़िफ़ क्या है। आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, एक रिपोर्ट ये कह रही है कि कराची में शहरियों की ना तो जान घर के अंदर महफूज है और ना बाहर महफूज है। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की कोई खास वजह नहीं होती है, सिर्फ जो आपकी इंतजामिया है उसकी नालायकी होती है और जो हुकूमत है उसकी अदम दिलचस्पी होती है। अब चूंकि कराची में जितने भी पुलिस अफसरान लगाए गए हैं, ये वो पुलिस अफसरान है जो इनके गुजरा के खास चहीते किस्म के अफसरान लगाए गए हैं। अब जब वो अफसरान जो कैपेबल भी ना हो और उनको लगा दिया जाए कराची जैसे सेंसिटिव शहर में और कराची जैसे बड़े बिजनेस हब में लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस शहर में लगाने के लिए उन अफसरान की ज्यादा जरूरत है जो इस शहर में रह चुके हों, जिन्हें यहाँ का यहाँ की जो क्राइटेरिया है वो मालूम हो, यहाँ की लोकल डायमेंशन से वाकिफ हो। लेकिन बदकिस्मती हमारे सूबे की ये रही है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो सियासी दबाव से आजाद नहीं है। गुज़िश्ता 14 सालों से सिंध हुकूमत हमारी सूबे में पीपल्स पार्टी की है और ये हुकूमत का खास इनका वतीरा होता है कि यहाँ पे काबिलियत सिर्फ वही होती है कि वो किसी मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिकल पर्सन का कोई अजीज हो, दोस्त हो, इस बुनियाद पे लगा दिया जाता है, जो ना कभी कराची में आया हुआ होता है और ना ही उसे कराची की डायमेंशन का पता होता है। तो अंडरस्टूड बात है कि वो ना अपने अफसरान से नीचे काम ले सकता है। जब आपके थाने पैसों के बस बिकते हों तो वो थानेदार पहले अपने पैसे पूरे करेगा, वो अवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं करेगा। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे सूबे में कोई वजीर दाखिला नहीं है। हमारे सूबे की वजीर आला साहब ने
4-4, 5-5 महकमे अपने पास रखे हुए हैं। अब उनके जितने इनके पास टाइम होगा उतनी ही वो वजारत दाखिला पे तवज्जो देंगे और अमन अमान की सूरत हाल के जिम्मेदार भी वही हैं, क्योंकि ना तो वो कभी असेंबली में आके किसी तवज्जो दिला नोटिस का जवाब देते हैं, ना ही वजारत दाखिला के मातहत जो उमूर है उस पर उनकी खास तवज्जो भी नहीं है। तो कराची का अमन तो इसलिए यहाँ पे डाकू दिन दहाड़े आजाद फिर होते हैं, सरेआम स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है, बैंक लूट लिए जाते हैं। यहाँ आप अगर आदाद शुमार देखेंगे कि मोबाइल छीनने का और गाड़ियां छीनने का, तो आप हैरान होंगे कि जैसे आप कोई बहुत बड़े किसी क्रिमिनल स्टेट में रहते हो। तो ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो इस तरफ तवज्जो देने की तरफ कोशिश ही नहीं कर रही है कि आपके मुल्क का माशी हब, आपके मुल्क का सबसे बड़ा शहर, लेकिन वह हालात कि जब रोजाना टीवी पर आपके चैनल पर खबरें आती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों की, कत्ल की और इस तरह की वारदातें होंगी, तो पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? हमारी दुनिया में यही इमेज जाएगा कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो बल्दियाती एक्ट कल मंजूर हो गया, पास हो गया, उसके तहत जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं पुलिस के वो बल्दियाती मेंबर्स के अंडर चले जाएंगे। तो जब वो हो जाएगा तो आपके ख्याल में निज़ाम बेहतर नहीं हो जाएगा और ज़्यादा? अब कोशिश तो है ना उनकी। देखिए, ये झूठों के सरदार हैं, ये झूठे भी नहीं, झूठों के सरदार ही हैं। ये इतनी खूबसूरती से सारे इनके स्पोक्स पर्सन टीवी पे आकर झूठ बोलते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। अभी ये कह रहे हैं ना, इनसे कहें कि तहरीरी तौर पर असेंबली में लेकर आए और उस पर मबनी बिल असेंबली में पास करें, हम उनके साथ खड़े होंगे। कल जब हमने मुखालफत करने की कोशिश की तो हमें इस बात के लिए धमकाया गया, हुक्म दिया गया कि जी इनको उठा के बाहर फेंक दो, इनकी असेंबली में पिटाई लगा दो। तो अगर आप वो बिल जो सूबे के बेहतर मुफाद में हो, जिसमें सूबे में इंतशार न फैले, जिससे सूबे में तासुब की हवा कायम ना हो, जिससे सूबे में आप ये पैगाम ना दे सकें कि देही सिंध और शहरी सिंध में आप फर्क करते हैं, तो ऐसा कोई बिल लाया जाए ना। बातें तो इनके सारे स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हम वाटर बोर्ड भी दे देंगे, हम पुलिस भी दे देंगे, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी दे देंगे, हम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहाल कर देंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जबानी दे देंगे और टीवी पर दे देंगे में फर्क है। जिस तरह असेंबली में बिल आप लेकर आए थे उसी तरह और इसको लेकर आए, तो असेंबली में मौजूद तमाम सारी पार्टियों के साथ मशावरत करें। हम आपको इस बिल की अगर सपोर्ट ना करें तो फिर आप हमें कहिएगा। कल हमने थोड़ा सा एहतजाज क्या कर लिया असेंबली में कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है। आप अगर कानून का फायदा लेते हैं कि गवर्नर सिंह के रिजेक्ट करने के बाद भी आप असेंबली से उसको अप्रूव करा लेते हैं सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये कानून में गुंजाइश है, इसलिए इनकी मनमानी चलती है। हमने एहतजाज क्या कर लिया, सारे वज़रा, सारी काबीना के लोग मारने चढ़ दौड़े हम पे। वो तो बीच बचाव करा के जान छूटी होगा। इनका तो प्लान ये था कि शायद असेंबली हॉल के अंदर ही, क्योंकि इनके 2-3 एमपीएस ऐसे हैं जो असेंबली में जो जिन पर कत्ल के मुकदमे हैं। अभी लाड़काना में जो फहमीदा सियाल जिस पर गोली चलाई गई वो भी एक एमपीए की वालिद के गनमैनों ने चलाई, और भी हमारी एक सिंध की बेटी है उमर रबाब, उसके वालिद, चचा, दादा, उनके फैमिली के 4 लोगों का मर्डर भी एक एमपीए पे चल रहा है। तो ये तो कातिलों की असेंबली है। तो शायद हमें तो भरोसा नहीं है कि ये असेंबली के बाहर मरवा दें या असेंबली के अंदर मरवा दें। तो ये अपने मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त करें, सियासी रवादारी का मुजाहरा करें कि जिस तरह वफाक में कौमी असेंबली में आपको सारी सहूलतें और सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं, आपको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी मिला हुआ है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी मिला हुआ है, सारी स्टैंडिंग कमेटीज की भी आपको आपकी गिनती के हिसाब से दी गई है, आपके एमएनए जो है हर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। लेकिन सिंध में आप ना स्टैंडिंग कमेटी देते हैं, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देते हैं। तो आपने तो अपना एक जागीरदाना राज बनाया हुआ है कि आपकी जो मर्जी होगी वो सिंध असेंबली में आप करेंगे। तो उनको चाहिए ना कि जब वो कौमी असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी इंजॉय कर रहे हैं तो सूबे में भी अपोजिशन को दें। तो ये सूबे में अपोजिशन को कुछ देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके सामने कोई कुछ बोले नहीं, इनकी खामियां ना गिनवाए, इनको आईना ना दिखाए, और जो सूबे में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक होती रही है हम उस पर आवाज भी ना उठाए। आप जिस तरह चाहें आप काला सफेद करें, सूबे का अरबों रुपए का फंड भी आप अपनी मर्जी से ले लें, आप ज़कात के पैसे भी खा जाए उनको भी ना पकड़े, जो लाखों बोरियां गंदम की खा जाए आप उनको भी ना पकड़े, आप बाजारों के पैसे खा जाए, तो आप सब कुछ कर ले, आपको कहे कोई कुछ ना। तो ऐसी अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं है ना।
कि हम आपको कुछ भी ना कहें। अच्छा देखिए, आपने भी एक बात ये की कि हम साथ बैठने को तैयार हैं। अभी हमारी तैमूर तालपुर से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम साथ बैठने को तैयार हैं। तो अगर साथ बैठने को दोनों तैयार हैं तो फिर इतनी शिद्दत के साथ इल्जामबाजी क्यों? देखिए, मैं आपसे पहले भी मैंने कहा है कि ये सिर्फ झूठे नहीं है, झूठों के सरदार हैं। ये टीवी पर कुछ कहते हैं, जब हमसे मुज़ाकरात करने आते हैं असेंबली में उस वक्त कुछ कहते हैं, इनके वज़रा कुछ और कहते हैं, और उसके बाद असेंबली में कुछ और करते हैं। कल भी असेंबली में नासिर शाह साहब आए थे, उन्होंने अपोजिशन के पार्लिमानी लीडरान से बात की, अपोजिशन लीडर से बात की कि जी मुझे बिल पेश करने दें, उसके बाद आप सबको मौका दिया जाएगा बिल पे बात करने का। 15 मिनट पहले वादा करके गए, और जब इनकी सारी चीजें हो गई उसके बाद इन्होंने अपोजिशन के साथ जो रवैया रखा सिंध असेंबली में वो आपके सामने। तो इनकी तो किसी बात का एतबार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये जो जिन जिन इश्यूज पर हम एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस आपने अपने कंट्रोल में कर ली है, आपने हेल्थ के डिपार्टमेंट जो मेयर के नीचे होते हैं वो आप अपने अंडर में कर लिए, आपने स्कूल्स अपने अंडर में कर लिए जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, आपने शहरी इदारे वाटर बोर्ड अपने कंट्रोल में किया हुआ है, सफाई करने वाला महकमा वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो आपने अपने अंडर में किया हुआ है, कराची शहर की तामीरात वो आपने अपने कंट्रोल में की हुई है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। तो कराची का मेयर करेगा क्या? आप मुझे सिर्फ समझाएं ना, कराची का मेयर क्या करेगा? फिर कराची के मेयर के पास सिर्फ सरकारी बाथरूम रह जाते हैं जो जिसका कंट्रोल कराची के मेयर के पास है। तो अगर वो चाहते हैं कि शहरी इदारों को मजबूत किया जाए, हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हैं, हम हैदराबाद की बात भी कर रहे हैं, हम नवाबशाह की बात भी कर रहे हैं, हम सक्कर की लाड़काना की बात भी कर रहे हैं, मिर्पुर की बात भी कर रहे हैं कि जहां जहां आपने मेयर बनाने हैं उन सबको बाइख्तियार किया जाए। और अगर इतना ही बेख्तियार मेयर आपने रखना है तो फिर वो मेयर सूबाई हुकूमत की तरफ देखेगा और सूबाई हुकूमत का मोहताज होगा, जो कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चाहती है कि शहरी इदारे हमारे मोहताज हों, उसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। इनके नए कानून के मुताबिक जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं भी लड़ेगा वो भी मेयर बनने के अहल होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन इलेक्टेड बंदा नहीं भी होगा तो कोई भी नॉन इलेक्टेड बंदे को वो मेयर बना सकते हैं। इसका मतलब ये, अच्छा एक चीज और है कि जो लोग वोट डालेंगे वो शो ऑफ हैंड नहीं होगा, वो बैलेट बॉक्स होगा, खुफिया रायशुमारी होगी। बाकी इनका जो कारोबार है खरीदो फरोख्त का आसानी कर लेंगे और अपनी पार्टी के किसी भी शख्स को लाके लड़काने से कराची का मेयर बना देंगे। तो ऐसी अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं है कि आप जिसको चाहें जिस तरह चाहें कानून साजी कर लें। हमने जो एतराजात किए हैं और आप कहते हैं, बल्कि मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपके पास पीपल्स पार्टी का कोई लीडर आए और वो कहता है बैठने को तैयार है तो आप उसे ये जरूर कहें कि जो बातें आप टीवी पर कह रहे हैं, जो बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम ये भी करने को तैयार हैं, वो भी करने को तैयार हैं, तो बराए मेहरबानी इसको लिख के ले आए, असेंबली की पार्लियामानी कमेटी के साथ बैठे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठे और इसको लिखकर बिल की शक्ल में पेश कर रहे हैं, हम आपकी हिमायत कर देंगे। थैंक यू जमाल सिद्दीक, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा खुल के बात की। लेकिन मसला यही है कि मैं समझता हूं कि इस मामले के ऊपर सब लोगों को मिलकर बैठना चाहिए और ये जो तलखी है, इतनी शिद्दत है, इस शिद्दत में कमी आनी चाहिए। जिस वक्त तैमूर तालपुर भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं अपोजिशन के, और आप भी कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं, तो बेहतर ये है कि मिल बैठ के फैसला किया जाए और इस एक्ट को, बलदियाती एक्ट को बेहतर कर लिया जाए। जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है कराची के, उस बारे में यही कहना बेहतर होगा कि इस क्राइम पे हर सूरत में नज़र रखनी चाहिए, इस क्राइम को कम होना चाहिए। इस क्राइम को कम किया जाएगा तो कराची के लोग सुकून का सांस ले पाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। नासिर।